प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत किसान की बात कार्यक्रम में। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं रजनीश। देखिए, मौसम का चाहे जो भी रंग हो, कैसा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन किसान भाई बहनों की जो मेहनत है, परिश्रम है, लगन है, वो कभी कम नहीं होती। और होती इसलिए भी नहीं है कि हम लोगों के लिए जो वो अन्न उगाते हैं, फसल उगाते हैं, फल फूल साग सब्जियां उगाते हैं, वो हम सबके जन जन के घर तक पहुंचता है। इसीलिए पहुंचता है कि उनकी मेहनत जो होती है उसका कोई सानी ही नहीं है। और हम लोग, हमारे कृषि वैज्ञानिक नए नए अनुसंधान, नए नए शोध कार्यों द्वारा जो जानकारियां ईजाद करते हैं, उनको हम किसानों तक पहुंचाएं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से हम हर दिन नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। और बात करें अगर स्वाद और जायके की, तो भाई इसके लिए भी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो हमारे किसान उगाते हैं और वो बड़े बड़े उद्योग और व्यवसाय के रूप में फलते फूलते हैं। अब देखिए, लहसुन और प्याज की अगर हम बात करें तो ये ऐसी फसलें हैं जो स्वाद और जायका और हमारी जो घर घर के जो छोले भटूरे की जब बात होती है या सलाद की बात होती है या कहते हैं बहुत स्वादिष्ट चीजें बनानी है, तो इनके बिना मुझे लगता है कि सब्जियों में वो जायका नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिमा। देखिए, प्याज और लहसुन हमारे थाली के स्वाद को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन एक और अच्छी बात है कि इनमें बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं और बहुत सारी चीजें जो लहसुन और प्याज से जो औषधियां बनती हैं और जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। और वैसे भी जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें लहसुन प्याज की भी बहुत बात होती है और बहुत सारे औषधि, और आज पूरी दुनिया में भी औषधि के मामले में पूरी दुनिया में जो भारतीय औषधियों की है, आयुर्वेद की है, उसकी मांग बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि हर दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से भी, औषधीय गुण की दृष्टि से भी प्याज और लहसुन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और व्यावसायिक की दृष्टि से, अगर व्यावसायिक रूप से कहे जाए तो ये व्यावसायिक फसलें हैं। अब होटल की जो दुनिया है वो इन सब्जियों पर बहुत निर्भर करती है। तो आज जो हमारा विषय है वो भी है कि प्याज और लहसुन में समसामयिक कार्य क्या हो, किस तरीके से उत्पादन हो, बहुत सारे सवाल होंगे। और हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल खारजी, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, जैसे कि हम लोग बात शुरू करें उससे पहले हम अपने श्रोताओं को नंबर भी बता देते हैं रजनीश। और नंबर हमारा है, देखिए, जो भी दिल्ली से बाहर के हमारे श्रोता हैं, जो किसान भाई बहन है, वो STD कोड लगा सकते हैं 011, और जो नंबर है हमारा है 23421608, यानी 23421608। और दूसरा नंबर है 23421081। तो इस नंबर पर आप कॉल करें। और एक मेरी विनम्र प्रार्थना आपसे ये भी है सुनने वालों कि आप विषय से संबंधित ही सवाल पूछें। हमारे एक्सपर्ट आपको आज प्याज और लहसुन के जो समसामयिक कार्य हैं उनसे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। तो डॉक्टर अनिल खारजी हमारे साथ हैं।
तो जैसा कि अभी प्याज और लहसुन की बात की मैंने, तो इनकी जो रोपाई है या बिजाई है उसका सही समय क्या है डॉक्टर साहब? हमारे यहाँ पर उत्तर भारतीय क्षेत्र के अनुसार जो आप लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन जो है 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक लग जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि लहसुन में जो कलियां होती है हम वही लगाते हैं, लहसुन में फूल नहीं आता, उसमें बीज नहीं बनता, तो कलियां जो आप खाते हैं वही लगती हैं। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप लगाएंगे तो आप वो अच्छा टाइम रहेगा। और रही बात प्याज की, तो प्याज आप फर्स्ट 1 से लेकर 15 जनवरी तक अगर लगाते हैं, रोपाई करते हैं, लगाना तो आपने उसको नवंबर में है, जो बीज है नवंबर में नर्सरी उसकी लगाते हैं, 2 महीने में नर्सरी तैयार हो जाती है, और 1 से लेकर 15 जनवरी तक आप उसकी रोपाई करेंगे तो वो बहुत ही सही समय रहता है। डॉक्टर साहब, अगर खरीफ फसल की बात करें तो क्या वो भी लगा सकते हैं अभी प्याज? खरीफ फसल के लिए जैसे हम बात करते हैं उत्तर भारतीय क्षेत्र के लिए, तो हम जो यहाँ पर प्याज लगाते हैं वो सेट्स के थ्रू लगाते हैं, जिनको हम किसान भाई वो गंठी बोलते हैं। तो अभी क्या करते हैं, जनवरी के एंडिंग में या फरवरी के फर्स्ट मतलब हफ्ते में वो सीड जो बीज है वो लगाते हैं, नर्सरी लगा देते हैं। तो जब नर्सरी लगा देते हैं, अभी नर्सरी आपकी तैयार होनी शुरू हो जाती है, तो ये नर्सरी जो है आपकी मई तक चलती है। तो मई तक क्या हो जाता है कि इसमें छोटी छोटी गंठियां बन जाती हैं, तो उन गंठियों को निकाला जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, और अगस्त में 1 से लेकर 15 अगस्त तक जो लगाने का समय है खरीफ का, उस टाइम पे वो गंठियां निकाल के सीधे लगाई जाती है। ये एक तरीका है लगाने का खरीफ का प्याज। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी जो वर्तमान में अभी जो स्थिति है अभी जो खेत में, तो वो उसमें प्याज और लहसुन को लेकर क्या स्थिति है और इस वक्त में किसानों को क्या करना चाहिए? जो किसान भाई हमारे यहाँ पर जो उत्तर भारत के हैं उनके लिए तो इस टाइम क्योंकि बारिश बहुत हुई है, तो जो उनका लहसुन है, लहसुन के पत्ते वत्ते सूख चुके हैं उनके अभी। तो अब उनके लिए अच्छा है कि आप उसको लहसुन को निकालेंगे, और लहसुन को जब निकालने के बाद थोड़ा सा उसको 2-3 दिन धूप में रखें, क्योंकि थोड़ा गीला होगा, तो उसको निकालें, धूप में रखें, और उसके बाद कम से कम 2 सेंटीमीटर उसका गर्दन छोड़ के उसको काटे वहां से। मैं पहले तो बोलता था कि भाई आप पत्ते के साथ ही अंदर ले जाओ, लेकिन अभी बारिश हुई तो पत्ते सारे खत्म हो चुके हैं, तो वो सड़ाई देंगे, तो इसलिए ऐसे 2 सेंटीमीटर छोड़ के उसकी गर्दन काट दें, और वो अंदर उसको स्टोरेज जहां पर भी वो रखते हैं स्टोर करके, किसी हवादार कमरे में, हवादार हो, सूखा और अच्छी वहां पर हवा चलती हो, मतलब एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, वहां पर जाकर अपना लहसुन रख सकते हैं। और प्याज के बारे में, प्याज तो इस टाइम उनके पास अभी कम से कम 25 से 30 दिन है निकालने के लिए। तो अभी क्योंकि जो बारिश हुई है उसके कारण हमने अपने खेत में भी देखा कि बहुत ज्यादा डिजीज आई है और फफूंदी आई है, तो उसमें इनको स्प्रे कर लेना चाहिए इस टाइम पे। जैसे बहुत सारे किसान मेरे साथ जो राब्ता बनाते हैं उनके हिसाब से, जैसे टेबुकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, या हेक्साकोनाजोल है, अलग अलग ये मतलब इनका मेन मटेरियल है, बाकी तो नाम अलग अलग होते हैं कंपनियों के, वो उसका स्प्रे करें, 1-1.5 ml स्प्रे करें स्टिकर के साथ, और थ्रिप्स के लिए भी स्प्रे करें, और अपनी क्रॉप को अगर बचा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रतिमा, मुझे लगता है कि कुछ कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉल ले लेते हैं। हेलो, मैं श्याम सुंदर बोल रहा हूँ, मानपुर अलीगढ़ से। जैसा कि आप प्याज की जब कर रहे हो, प्याज किस टाइम लगती है? प्याज जो आपकी रबी की है वो प्याज तो आपकी लगती है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी के पहले से 1 से 15 जनवरी तक आप रोपाई कर लेते हैं। और जो खरीफ की प्याज है आप वो लगाते हैं अपने अगस्त में, 1 से लेकर 15 अगस्त तक लगा लेते हैं। रख रखाव कैसे? प्याज पकने के बाद जैसे कट जाते हैं। अच्छा, रख रखाव कैसे? जब आप प्याज निकालते हैं, प्याज निकालने से पहले आपको जैसे उसका तना गिर जाता है तो आपने उसमें पानी नहीं देना 10-15 दिन। उसके बाद आप अपना प्याज निकाल लीजिए, उसको एकदम थोड़ा सा धूप में रख लीजिए, थोड़ा सा, जब तक उसके पत्ते सूख जाते। सूखने के बाद उसके जो तना जो ऊपर गर्दन है वो 2 सेंटीमीटर छोड़ के काट दीजिए, और उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला कि भाई हवादार सूखा हुआ वहां पर रख सकते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है किसान की बात कार्यक्रम में। नमस्कार जी, मैं धरामवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर, दिवाली के समय प्याज बहुत रेट बढ़ जाते हैं, हम किचन गार्डन में कौन से समय प्याज लगा सकते हैं और लहसुन लगा सकते हैं, इसके बारे में जरा आप जानकारी देंगे? जैसे दिवाली के समय प्याज का रेट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपका प्याज सारा जो है महाराष्ट्र से आता है, तो इसीलिए हमने उत्तर भारत के लिए कुछ वैरायटियां निकाली हुई हैं, जो जैसे बीमा सुपर हम लगाते हैं, बीमा डार्क रेड है, जो 1 से लेकर 15 अगस्त तक अगर आप लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको दिवाली के आसपास बन के तैयार हो जाती हैं। बात रही लहसुन की, तो लहसुन हम अक्टूबर में लगा लेते हैं, लहसुन आपका मार्च में ही तैयार होता है। हाँ, आप ऐसे अगर किचन गार्डन की बात कर रहे हैं तो आप लहसुन लगा लीजिए, आपको उसके हरे पत्ते जो है वो मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं जो समसामयिक कार्य हैं, जैसा कि हमारा आज का विषय है, तो इस समय पोजीशन क्या है हमारे लहसुन की और प्याज की अपने खेतों में? जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि लहसुन इस टाइम मैक्सिमम लोग जो है निकाल रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि 15 अप्रैल तक तो निकालना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है, बारिश में लहसुन के पत्ते सारे खत्म हो गए हैं। और प्याज की स्थिति
है प्याज में इस टाइम बहुत ज्यादा डिजीज जो है फफूंदी आ चुकी है। अच्छा। तो प्याज में तो आपको स्प्रे करने पड़ेंगे, लहसुन आपको इस टाइम निकालना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे कि आपने कहा कि बारिश हुई है तो खास तौर से सिंचाई वगैरह को लेके क्या सावधानियां बरतनी, कम करना चाहिए, किस तरह से? देखो जैसे अभी तो बारिश लगातार बीच में चल रही है, मेरे को लगता है 1-2 दिन और बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही है तो आपको सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जैसे गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मियों में आप 5 या 7 दिन में पानी लगाते हैं प्याज में, सर्दियों में आप 10-15 दिन में आप पानी लगा सकते। डिपेंड करता है कि आपका खेत कैसा, अगर बुरबुरी जमीन है, रेतीली है तो पानी जल्दी देना है, अगर मोटी जमीन है, दोमट जमीन है जो ज्यादा पानी पकड़ के रखती है तो उसके हिसाब से पानी देना है। बहुत ज्यादा पानी देने से भी जो आपकी क्रॉप है खराब होती है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि जो खरीफ की फसल है प्याज की, अगर वो हमारे किसान लगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी वैरायटी है अच्छी बढ़िया वाली जो खरीफ में लगाने के लिए? हमारे यहाँ से तो अभी वैरायटी नहीं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं एक बीमा सुपर करके एक वैरायटी है और एक बीमा डार्क रेड करके, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ इस पे, तो मैंने देखा ये 2 वैरायटी महाराष्ट्र से आती हैं, तो ये दोनों है। और इसके अलावा हम 1-2 लाइनें अपनी भी निकाल रहे हैं, हो सकता है इस साल हम किसानों को दे देंगे वो लगाने के लिए, क्योंकि उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो किसान आगे को खरीफ में प्याज लगा सकते हैं। ये सिर्फ गंठी से नहीं, नॉर्मल आप सीड भी लगा के अपना सीडलिंग बना के भी लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब जैसे खरपतवार की जब बात होती है तो उसके नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है? खरपतवार नियंत्रण के लिए प्याज एंड लहसुन में आप शुरू में ही जब आप लगाते हैं, या जैसे प्याज में आप ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई करते हैं या लहसुन लगाते हैं, तो उस टाइम पे या पनीडा या गोल करके आते हैं, केमिकल आते हैं, उनका स्प्रे कर लेते हैं और उसके बाद पानी दे देते। तो उससे ये होता है कि कम से कम 1 महीना आपके खरपतवार नहीं आता। उसके बाद खरपतवार नियंत्रक कुछ औषधियां हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उससे पौधों पे भी असर पड़ता है। तो आप हाथ से ही 1 या 2 बार जो निराई गुड़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। रजनीश, देखो हमारी सरकार अगर मिलेट्स की बात करें तो उसके लिए पूरा उनका प्रयास है कि हर व्यक्ति की थाली में जो हमारे श्री अन्न है वो पहुंचे और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। और किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जो हमारे मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, वो बहुत ही फायदेमंद फसल है। तो इसके लिए तमाम जागरूकता के लिए तमाम प्रोमोज भी बसते हैं, फिल्म्स भी बन रही हैं, लोगों को अलग अलग प्रचार प्रसार के द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। और देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है मिलेट्स की, जो श्री अन्न की बात की है, मोटे अनाज की, और खासतौर से भारत की इसमें अग्रणी भूमिका है। और भारत पूरे विश्व को कहते हैं ना कि इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। और हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको वर्षों पुरानी इस बारे में जानकारी है, और इसीलिए जैसे कि आपने बात की, जागरूकता अभियान भी इस विषय पे चलाए जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी खास बातें। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिनमें रागी, ज्वार, सांवा, कोदो और बाजरा जैसे श्री अन्न शामिल हैं। श्री अन्न 21वीं सदी की आदर्श फसल मानी जा सकती है, जिन्हें सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी उगाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश तेजी से श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कम उत्पादन लागत और जलवायु की मार झेल सकने वाली फसल होने के नाते श्री अन्न छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान कर रहे हैं।
जिनकी परंपरागत रूप से श्री अन्न की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा लाभ देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को होने जा रहा है। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ के बारे में देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया है, लोग श्री अन्न को अनाज के एक नए शानदार विकल्प के तौर पर काफी पसंद करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से देश में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और श्री अन्न की मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलने से देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के चेहरों पर एक नई चमक आई है। रजनीश, इस तरीके की जो जानकारियां मिलती है ना, बड़ी खुशी होती है और सुनने वालों को भी बहुत नॉलेज होती है। अब देखिए, हमारे एक्सपर्ट हैं, आज बता रहे हैं कि भाई जो प्याज और लहसुन की खेती है उसमें कौन कौन से समसामयिक कार्य होने चाहिए, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल खारजी। अनिल खारजी, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसे कि हमारी बातचीत चल रही है, एक बात और पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे किसान भाई बीज इसके लिए तैयार करना चाहते हैं या नर्सरी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या खास बातों का ध्यान रखना होगा? प्याज को हम पर परागमी या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोलते हैं। अगर आप प्याज की एक वैरायटी, सपोज करो मैंने पूसा रेड का वैरायटी कोई एक है मेरे पास जो किस्म लगाई है, तो अगर आपने दूसरी किस्म लगानी तो वो कम से कम 1.5 किलोमीटर वहां से दूर होनी चाहिए। तो इसीलिए आप एक जो आपका गांव है, एक गांव में एक ही वैरायटी लगाएं तो वो अच्छा रहता है। बात रही प्याज के, जो उसमें बल्ब होते हैं, जो कंद होते हैं, वो बड़े होने चाहिए। और अगर आप उसको काटते हैं, क्योंकि आप काट के लगा लेते हैं, ऊपर का 25% काट लेते हैं आप उसमें, और फिर उसके अंदर देखते हैं कि जो सेंटर है, हम डबल सेंटर या ट्रिपल 2 या 3 उसमें आंखें नहीं होनी चाहिए, आंख 1 हो 2 हो, तो वो वाले लेने चाहिए। फिर उनको आप किसी फफूंदी नाशक या जो कीटनाशक में डिप करेंगे 1-2 घंटे के लिए और उसके बाद उसको लगाएंगे। हम 60 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और बल्ब टू बल्ब 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं उसमें। तो ये ऐसे लगाया जाता है। और जब लगाने के बाद ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पर, और अगर आप चाहें ज़्यादा अच्छी मात्रा में आपका सीड बने तो आप मधुमक्खी के जो आते हैं, डब्बे आते हैं, वो भी आप बीच में रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो मधुमक्खियों से क्या होता है कि आपका बीज जो है अच्छा तैयार होता है, लेकिन आपको की क्रिया हाँ, और तो आपने एक और काम करना है कि उसमें जो आपका फफूंदी नाशक या कीटनाशक है बहुत कम इस्तेमाल करना है। तो इस टाइप से आप अपने सीड बना सकते हैं। और इस बीच प्रतिमा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइए उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मैं के शर्मा बोल रहा हूँ जी, जनकपुरी दिल्ली से। पूछना चाहता था कि लहसुन जो है, क्या इसको सुखाकर भविष्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका पाउडर बना लिया जाए तो? लहसुन जो है, लहसुन का अगर आप देखेंगे अभी तो नॉर्मली जो अगर आप देखते हैं, हम लहसुन खाते हैं, बाजार से लाते हैं, अपना यूज करते खाते हैं, लेकिन लहसुन की बहुत सारी चीजें बनती है। लहसुन का अचार बनता है, लहसुन की चटनी बनती है, लहसुन का पाउडर बनता है, लहसुन का तेल भी निकाला जाता है। जो गार्लिक ऑयल जो है के लिए भी बड़ी फायदेमंद है। गार्लिक ऑयल जो है उसका बहुत ही अच्छा होता है और बहुत महंगा बिकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन बाजार में पेस्ट भी आने लगा है कि आप सब पेस्ट भी, पाउडर भी है। इसी सवाल से जुड़ा एक मेरा सवाल भी है, अगर प्याज और लहसुन का भंडारण किया जाए एक लंबे समय तक के लिए, तो उसमें किस तरीके की सावधानियां? इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपकी किस्म कौन सी लगाई है। कुछ किस्में होती है जिनकी भंडारण बहुत अच्छी, भंडारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, जैसे पूसा रेड हमारी एक वैरायटी है, या बीमा किरण करके वैरायटी, उनकी भंडारण क्षमता अच्छी है। और दूसरी बात यह होती है कि जहां पर भी आपने प्याज या लहसुन रखना है, जो आपने स्टोर स्ट्रक्चर बनाना है, वो जमीन से कम 3 या 4 फुट ऊपर होना चाहिए। अच्छा। चारों साइड पानी नहीं होना चाहिए, हवा का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि अंदर गर्मी उसमें ना बन सके। और आप
से 6 फुट तक आप उसको रख सकते हैं। ज्यादा रखेंगे तो नीचे वाला जो प्याज है वो दबना शुरू हो जाता है, तो आपके सड़ना ज्यादा शुरू हो जाता है। और जैसे बरसात का मौसम होता है, जब बरसात के मौसम में आप इसको हिलाते रहना, आप मतलब इसको जैसे ऊपर वाला प्याज नीचे, नीचे वाला प्याज ऊपर, ताकि इसमें हवा अच्छी तरह से आती रहे। तो चलिए एक छोटा सा गाना डॉक्टर साहब आप भी सुन लीजिए, इसके साथ साथ हम भी सुनते हैं। धरती मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, नदियां बहेरे सारे बंधनों को तोड़े। फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता। जी हाँ डॉक्टर साहब, इस गीत को सुन के देखिए पूरे हमारे किसान हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं कि चाहे धरती मेरी माता और पिता आसमान, और जो हमारे किसान होते हैं वो बड़ी मेहनत से फसलों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं और फूलों का उत्पादन करते हैं, और वो घर घर तक पहुंचता है जो हम सबके जीवन का आधार बनता है। और साथ ही प्रतिमा इस जो गीत में संदेश ये था कि हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए, और जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो हमेशा कुछ अच्छा ही होता है। अच्छा ही होता है, और यही हमारे किसान भाइयों के लिए भी समझने की जरूरत होती है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी इसी तरीके से जुड़कर हर चीज को बताते हैं कि समय के अनुसार और प्रकृति के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे पास चूंकि समय भी बहुत कम है, तो चलते चलते यही पूछना चाहूंगी कि जो लहसुन और प्याज की खेती कर रहे हैं इस समय किसान भाई बहन, और बारिश के भी कुछ अंदेशे हैं, कई जगह हुई हैं, तो ऐसे में उनको क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं? लहसुन में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना लहसुन निकाल लीजिए और उसको सुखा के अंदर रख लीजिए। प्याज में आप इस टाइम पे, क्योंकि आपने पानी दिया होगा इस टाइम, क्योंकि बीच में बारिश नहीं हुई थी, आप स्प्रे कर लीजिए इस बार। जो भी सल्फर का स्प्रे करते हैं या आप टेबुकोनाजोल जो फफूंदी नाशक है उनका स्प्रे एक कर लीजिए। और जिनके बल्ब बन रहे हैं वो मल्टी के का स्प्रे 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेकर एक बार मल्टी के करके आता है उसका स्प्रे कर लीजिए, ताकि मल्टी के अच्छा पोटाश का, ताकि उनके जो बल्ब है थोड़े से बड़े हो। तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अलॉन्ग विद स्टिकर वो जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टिकर इसमें बड़ा जरूरी, गोंद जिसको ये बोलते हैं, वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें, और उससे हो सकता है कि इनके जो बल्ब हैं वो बड़े हो जाए।
डॉक्टर साहब, जैसे मोटा और पतला जो लहसुन होता है, बारीक वाला, उसमें कुछ अंतर भी होता है क्या? जो मोटा वाला लहसुन होता है वो पहाड़ी क्षेत्र से आता है, या बेसिकली इसको चाइनीज लहसुन भी बोलते हैं, वो चाइना से भी आता है। एक हमारी वैरायटी है एग्रीफॉर्ड पार्वती करके, जो कुल्लू के एरिया में, मतलब हिमाचल के एरिया में, इवन के लद्दाख में भी लगा सकते हैं। अच्छा। वो लॉन्ग डे गार्लिक है। उसमें क्या होता है कि जो सूरज का जो अवधि है वो 14 घंटे से ऊपर होता है। अच्छा। मतलब 14 घंटे उनको सूरज मिलता है। हाँ। जो दूसरा छोटा होता है जिसमें खुशबू ज्यादा होती है वो ट्रॉपिकल गार्लिक है, वो हमारे यहाँ पर जो लगाया जाता है उसमें सूरज की अवधि 12 घंटे की होती है। अच्छा। तो जो ऊपर वाला लहसुन है, जैसे हम ऊपर वाला बोलते हैं, जो पहाड़ी इलाके, वो नीचे नहीं लगता है, उसमें पत्ते आ जाएंगे लेकिन नीचे कुछ नहीं आएगा। अच्छा। तो इसीलिए जो बड़े वाला लहसुन है, चाइनीज लहसुन है, वो ऊपर ही आता है, और जो छोटे वाला लहसुन है इसको चाइनीज लहसुन भी कहते हैं उसको। हमारे पास भी एक वैरायटी एग्रीफॉर्ड पार्वती करके है, जो पूरे ही कुल्लू एरिया में या हिमाचल के एरिया में लगती है, तो वो वहां पर लगता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी कि प्याज एवं लहसुन में जो समसामयिक कार्य हैं, और हमारे सभी किसान भाई बहनों ने सब उस जानकारी को सुना होगा, समझा होगा, और उसे अमल में भी लाएंगे और उन्हें फायदा भी होगा। जी जी। तो हमारे साथ थे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल खारजी, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से, और बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनीश, अब हम भी विदा लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से, कहते हैं नमस्कार। और साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।